हेलो बच्चों। अब हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ठीक है, हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या होती है। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, दो लाइट वेव का आपस में इंटरफेयर करना। जैसे एक तो ब्लू कलर में लाइट वेव है और एक ब्लैक कलर में, दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। इस इंटरफेयर के रिजल्टेंट में एक न्यू रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड नई वेव बनाती है, जिसकी एक नई रिजल्टेंट वेव होती है ना। उसका नया एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उस न्यू रिजल्टेंट वेव की। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ज़रा, दो वेव ब्लू और ब्लैक आपस में इंटरफेयर कर रही है, तो ये आपस में एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बना सकती हैं। देखो, ये एम्पलीट्यूड नील ब्लू का अलग है और ब्लैक का अलग है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों एम्पलीट्यूड, कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड ये बना देगा। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन सकती है। ठीक है, तो ये तो रही बात इंटरफ्रेंस होता क्या है। इंटरफ्रेंस मिलता कहाँ है, ये बात करेंगे। अब इंटरफ्रेंस कहाँ मिलता है, जैसे सॉप बबल्स रंगीन चमकते हैं। होता क्या है इसमें, सॉप बबल रंगीन चमकते हैं तो लाइट इंटरफ्रेंस करती है वहाँ पर। लाइट इंटरफ्रेंस की कंडीशन क्या है, पहले देखते हैं कंडीशन क्या है। भाई, इंटरफ्रेंस लाइट होने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, इंटरफेयर तो कोई भी वेव हो जाएंगी, लेकिन इंटरफ्रेंस की एक कंडीशन होती है कि भाई हमें मैक्सिमा बनाना है, यानी ब्राइट फ्रिंज बनानी है और इसमें एक डार्क फ्रिंज बनानी है। तो वो कैसे बने, वो हर किसी वेव की नहीं बनती, उसके लिए फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। देखो, मैंने ब्लू और ब्लैक दोनों वेव दिखाई हैं, ये दोनों की ओमेगा ओमेगा, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, तो सबसे पहले तो उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, एम्पलीट्यूड A1 और A2 दिख रहा है, ये भी अलग अलग है थोड़ा सा, लेकिन ये भी सेम होने चाहिए क्लियर इंटरफ्रेंस दिखने के लिए। और तीसरी कंडीशन है फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस का मतलब, जैसे देखो यहाँ पर, देखो पहली कंडीशन में जहाँ मेरा मार्कर है, ब्लू और ब्लैक दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में है, तो समझो फेज डिफरेंस जीरो। फेज डिफरेंस जीरो, यहाँ पर अपोजिट है सेकंड में, तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री। और थर्ड कंडीशन में ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यहाँ पर तो मैंने टेंजेंट भी खींच रखा है। देखो टेंजेंट, जैसे यहाँ पे देखो, ब्लैक कलर ऊपर को टेंजेंट चला जाएगा और ब्लू कलर का नीचे को, तो 180 के इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री तीसरी कंडीशन में। तो फेज डिफरेंस अगर एक बार जो हो गया इंटरफ्रेंस में, वही फेज डिफरेंस रहना चाहिए। तो हमें दो ऐसे सोर्स S1 और S2 लेने हैं जो सेम तो एम्पलीट्यूड दें, सेम फ्रिक्वेंसी दें, सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस दें। यानी फेज डिफरेंस तो होता है, लेकिन वो चेंज नहीं होना चाहिए। फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो जीरो ही रहना चाहिए ऑलवेज, और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहना चाहिए। ऐसे सोर्सों को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो भाई ये जो होता है, सॉप बबल्स रंगीन चमकता है, इसमें क्या होता है, जब लाइट रे उस पर बबल की सरफेस पर आती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। एक पॉइंट से, मैंने मान लिया एक पॉइंट से यहाँ पर डिस्पर्स हुई, यहाँ पे फिर दूसरे पॉइंट पर डिस्पर्स हो गई, तो ऐसे ही, तो डिस्पर्स होने का मतलब रेड से लेके ब्लू कलर्स निकलते हैं, 7 कलर्स निकलते हैं। यहाँ पर भी 7 कलर्स निकले आपस में, यहाँ पर भी 7 कलर्स निकले। तो देखो, कभी कभी कैसा होता है कि सेम फ्रिक्वेंसी की वेव आपस में टकरा जाती हैं, यानी इंटरफेयर कर जाती हैं। तो ब्लू से ब्लू अगर टकरा गई, तो ब्लू से ब्लू, यानी ब्लू कलर की जो फ्रिक्वेंसी वो सेम होंगी, तो भाई उसके लिए जो तुम्हारा इंटरफ्रेंस है उसके लिए फ्रिक्वेंसी सेम होना जरूरी है। तो ब्लू से ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी इंटरफेयर कर गई, या रेड से रेड कलर की फ्रिक्वेंसी इंटरफेयर कर गई, इस कंडीशन में वो इंटेंसिटी या तो 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। और अगर 0 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया बाय द वे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम बन जाएगी। तो इसलिए कभी तो हमें उस बुलबुले में, बबल्स में चमकती है बढ़िया कलर, और कभी वहाँ अंधेरा से ब्लैक भी चमक जाता है। तो ब्लैक कब चमकता है, जब दो एक सी फ्रिक्वेंसी की वेव आपस में 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर इंटरफेयर करती हैं। तो ऐसे को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमने पिछली वीडियो में बताया। और अगर 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो इस कंडीशन को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मैं दोबारा कर भी इसको बार बार बता रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा डेप्थ टॉपिक है। तो इंटरफेरेंस करने के लिए हमारे पास S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए जो एम्पलीट्यूड भी सेम दें। कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड भी सेम होने चाहिए, लेकिन चूंकि हम इनको बना रहे हैं अपने आप, S1 और S2, इनकी जो चौड़ाई है इनके स्लिट्स की, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए बराबर एम्पलीट्यूड इम्पॉसिबल है। ठीक है, बाय द वे आ जाए अच्छी बात है, लेकिन बराबर एम्पलीट्यूड बहुत ही मुश्किल होता है।
और रही बात फ्रिक्वेंसी की, तो भाई फ्रिक्वेंसी तो कोई एक सोर्स ले लेंगे यहाँ पर, वो ही इधर को लाइट देगा, वो ही इधर को टकरा के सेकेंडरी सोर्स का काम कर देंगे, क्योंकि ये तो वेव ऑप्टिक्स है। वेव थ्योरी पर हम ये इसीलिए वेव थ्योरी पर डिपेंड है ये फिनोमिना। तो ये एक सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी इसकी है वो इसकी वो इसकी, तो फ्रिक्वेंसी तो सेम हो गई। अब इनके और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एम्पलीट्यूड और सेम हो जाए, तो एम्पलीट्यूड में स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, बेसिक कंडीशन इंटरफ्रेंस के लिए। अब हम देखो एक्सप्रेशन देखते हैं इंटरफ्रेंस का कैसे करें। तो हमारी अगर पहली वेव है A1, तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट Y1 है तो Y1 हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव Y2 हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो भाई ये दोनों ही सुपर पोजिशन, यानी इंटरफेयर करने का मतलब है सुप्रीम पोज होना वेव्स का, तो सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल लगा देंगे, यानी इंटरफेयर का मतलब दोनों को जोड़ना, यानी दोनों यहाँ पर अगर A1 और A2 एम्पलीट्यूड हैं तो Y1 प्लस, अगर ये Y1 है ये Y2 दोनों ऐड हो गया तभी तो ये बड़ी एम्पलीट्यूड बन गया। तो Y अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2, और यहाँ पर हम क्लियरली इनको ऐड कर देंगे। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, देखो ओमेगा टी प्लस 5, 5 क्या है फेज डिफरेंस, ओमेगा टी से 5 अधिक, ये 5 ही रहेगा ऑलवेज, अधिक 5 से कम ज़्यादा नहीं होगा। A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर। अब हम इसको सोल्व करेंगे और नई रिजल्ट वेव निकाल देंगे। Y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, बी का मतलब 5। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 और A2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, ठीक है भाई। A1 साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो A1 प्लस A2 कॉस 5, और भैया यहाँ हो गया A2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, ठीक है। ये वाई रिजल्टेंट वेव है दोनों की, ठीक है। अब हम मैथमेटिक्स की हेल्प से हम A1 A2 कॉस 5, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जगह R कॉस थीटा रख सकते हैं, ठीक है। A1 प्लस A2 कॉस 5 और A2 साइन 5, ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम साइन थीटा रख सकते हैं, R साइन थीटा। R क्या है, नेट रिजल्टेंट वेव, A2 साइन 5, ठीक है। तो जब हम A1 प्लस A2 कॉस 5 के प्लेस पर R कॉस थीटा और इसके प्लेस पर R साइन थीटा, तो नई रिजल्टेंट वेव निकल जाएगी Y बराबर R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तो आ जाएगी भैया नई रिजल्टेंट वेव, ठीक। Y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब R की वैल्यू ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इस R की वैल्यू को कैसे निकालें, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सोल्व करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो R कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R साइन स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, R स्क्वायर, तो यहाँ से 1 बचा अंदर, तो भाई A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर कर दें आसानी से, तो R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से A1 प्लस A2 कॉस 5 का होल स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 5 एक बार फिर कॉमन, A2 स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन, यहाँ से एक टर्म और बची, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, 2A1 A2 कॉस 5, इस वाली टर्म को तीसरी टर्म आएगी, इससे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2A1 A2 कॉस 5। अब देखो A2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 प्लस में बचेगा 1 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये आ गया आर स्क्वायर, और भाई आर स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया अंडर रूट। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। मैक्सिमम के लिए कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो फाई की वैल्यू 1 कब होगी, कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी जब फाई बराबर 0 डिग्री होगा, यानी इफ़ फाई इज इक्वल टू 0 तो आर हो जाएगा मैक्सिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ने होल स्क्वायर काट दिया, तो ये हो गया A1 प्लस A2। ठीक है, आर में देखो यहाँ पर, यहाँ फिजिकली भी देख लो, यहाँ पर कॉस फाई 0 है, तो इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड आर जो है वो मैक्सिमम होगा। और 180 के केस में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ये आर मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, जब इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के बाद मिनिमम हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मैक्सिमम हो जाए तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब आर मिनिमम के लिए थीटा फाई को रख देंगे 180 डिग्री, जो अभी बताया हमने। इफ़ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री तो आर मिनिमम हो जाएगा A1 माइनस A2। ठीक है, अब भाई ये होता है, ये तो एम्पलीट्यूड आ गया। अब इंटेंसिटी कैसे फाइंड करें, इंटेंसिटी कैसे फाइंड करें? इंटेंसिटी के लिए हमें पता है, इंटेंसिटी जो होती है वो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग। यदि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी आई मैक्सिमम क्या होगा, डायरेक्ट लगा सकते हैं, आर स्क्वायर का मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम। देखो, अगर हमें A1 दोनों स्लिट्स का रेशो दे दिया 2/3, तो आई मैक्सिमम कैसे निकल जाएगा, आई मैक्सिमम 2x है ना, तो आई मैक्सिमम क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम जो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 तो दे दिया हमें इसमें, तो I1 आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशो पूछा है हमसे। क्या पूछा है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। तो आई मैक्सिमम क्या होता है, आई मैक्सिमम यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यहाँ से देखो, I1 अपॉन I2 R1 स्क्वायर अपॉन R2 या A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो आई मैक्सिमम हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकाल सकते हैं। बाय द वे, इन्होंने हमें I1 रेशो I2 ये दे दिया 9:16। तो अब कैसे निकालें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करें, I1 अपॉन I2 जो होता है वो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर होता है। I1 I2 9/16 यहाँ रख देंगे, तो 9 अपॉन ये रख दिया जी 9/16, A1 अपॉन A2 ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, तो A1 A2 क्या आ जाएगा यहाँ से 3/4 आ जाएगा, तो A1 अपॉन A2 3/4, तो ये फिर पहली ही प्रॉब्लम की तरह हो जाएगा, यानी आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 3x और A2 4x, तो 3x प्लस 4x का होल स्क्वायर, और वही माइनस कर देंगे 3x माइनस 4x का होल स्क्वायर, x से x कट जाएगा और जो भी निकल कर आएगा वो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशो। इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।